गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, दृष्टि, इकरा, जीतू, खुशबू, खुशी, गुड मॉर्निंग मैम। मोहम्मद शरीक, निधि, पारुल, परमानंद, गुड मॉर्निंग मैम। प्रियंका, रिया, दोनों रिया भाई, साक्षी, संदीप, गुड मॉर्निंग मैम। सूरज, तहजीब, तान्या, वैष्णवी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अगर mRNA का सीक्वेंस दे दे तो दोनों का सीक्वेंस आप लोग बता लेंगे? यस मैम। सिमिलर किससे होगा mRNA? कोडिंग से सिमिलर होगा, बस डिफरेंस क्या होगा? mRNA के सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस होगा? टी की जगह यू आएगा, टी की जगह थायमिन की जगह यूरेसिल। mRNA दिया होगा तो क्या होगा? यूरेसिल mRNA में लगा होगा, उन जगहों पे तुम थाइमिन लगा दोगे। ठीक है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह बदलने पे कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड बदल जाते हैं। यस मैम। ये चीज हमने कल बना के बताई थी, किसी को दिक्कत उसमें? नो मैम। मैम, अगर एमआरएनए का सीक्वेंस दिया हो तो टीआरएनए बनाना हो तो कैसे बनाए मैम? बेटा अभी हम आगे टीआरएनए पे आएंगे, तब अच्छा। आपको बताएंगे, है ना। अभी हम अगर आगे आ जाएंगे तो फिर पीछे का छूट जाएगा, तो एक गति में ही चलते हैं। ठीक है, जीन को क्या डिफाइन किया जाता था? कोडिंग सीक्वेंस। मेनली कोडिंग सीक्वेंस फॉर अ प्रोटीन। फिर इसको एक फॉर वृहद नाम दिया गया। पॉलीपेप्टाइड। हाँ, अब इसको एक बड़ा नाम दिया गया, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन के अंतर्गत वो सारे सीक्वेंसेस आते हैं जो चाहे प्रोटीन के लिए कोड करें, चाहे आरएनए के लिए कोड करें, चाहे ट्रांसक्रिप्शन में कौन से अंकल जी चलते हैं भाई? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होगा? डीएनए डिपेंडेंट। पूरा नाम बोला करो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये बताओ, तीनों टाइप के जो आरएनएज हैं, बेटा किसी का माइक बहुत भड़बड़ कर रहा है, अभी सब लोग बंद कर लो। ये बताओ, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। एमआरएनए के लिए अलग, आरआरएनए के लिए अलग, टीआरएनए के लिए अलग। एक ही होता है। एक ही होता है। एक ही होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो टीआरएनए को भी कोड करेगा और एमआरएनए को भी कोड करेगा और आरआरएनए को भी कोड करेगा। देखो यहाँ पे ये लाइन हमने बताई थी, ऑल 3 RNAs आर नीडेड, नहीं, प्रोटीन ऑफ a cell, there is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA. हाँ जी, आगे क्या देखना है हमको? बेटा एक जगह नोट कर लेना, tRNA होता है 15%, rRNA होता है 80%, और जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है? mRNA। mRNA लिख लो 5% अराउंड।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? RNA। RNA सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल है, वो ईंटों का काम करता है। किसमें ईंटों का काम करता है? RNA किसमें किसमें स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है? मैम राइबोन्यूक्लिक एसिड में। हाँ, जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम में आरएनए होते हैं और प्रोटीन होता है, तब वो बनता है राइबोसोम। तो राइबोसोम के जो आरएनए होते हैं वो RNA होते हैं। क्या ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अकेले इनिशिएशन कर सकता है? नो मैम। कौन चाहिए, कौन सा फैक्टर? मैम स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर और बंद करने के लिए रो फैक्टर। रो फैक्टर, वेरी गुड। और इलोंगेशन अकेले करता है? यस मैम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इलोंगेशन अकेले करता है। शुरू करने के लिए सिग्मा और विदाई में रोएगा। रो फैक्टर। ठीक, याद रखना इसको। अब जैसे भी तुम्हारे दिमाग में बैठे वो याद करना। फिर हमने क्या बताया, यूकैरियोट्स में क्या चीज चेंज हो जाती है? अच्छा, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कमरे में होता है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है? मैम अलग अलग होता है। मैम बैक्टीरिया में अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में एक जगह। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और ये अलग अलग होता है, साइटोप्लाज्म। नो मैम। बैक्टीरिया में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, सिर्फ एक हॉल होता है बड़ा सा, उसी में सब लोग बैठे रहते हैं, है ना? यस यस तो मैम। जब एक बड़ा सा हॉल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोई कमरा नहीं बना है, तो क्या होगा? जैसे जैसे रोटी बनती जाएगी लोग उसको खाते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे mRNA बन के बाहर निकलता जाएगा उसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। जबकि आपके यूकैरियोट में अभी आप देखेंगे कि जब पूरा आरएनए बन जाता है, mRNA, HNRNA, उसके बाद में वो क्या होता है? एक्टिव रहता है। जो HNRNA वो एक्टिव रहेगा नहीं, अभी उसमें 3 काम होंगे। क्या क्या होंगे? कैपिंग और टेलिंग। हाँ, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? कौन बेकार चीज है, इंट्रॉन की एक्सॉन? इंट्रॉन। नॉन कोडिंग कौन है, इंट्रॉन की एक्सॉन? इंट्रॉन। तो इंट्रॉन हट जाएंगे। कैपिंग में कौन सी कैप लगेगी और किस एंड पे लगेगी? 5th and 7 मिथाइल फॉस्फेट मिथाइल। और 3' एंड पे क्या होगा? एडेनाइन का वो पॉली एडिनाइलेशन। कैप बनेगी 7 मिथाइल गुआनोसिन की। किसकी कैप बनेगी? 7 मिथाइल। 7 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट हटा देना बेटा। 7 मिथाइल गुआनोसिन की। और टेल किसकी बनती है, कौन से रेसिड्यूज की? पॉलीएडेनिन टेल। एडेनिन रेसिड्यूज। प्रमोटर के लिए कौन सा एक सीक्वेंस हमने बताया था जो इम्पोर्टेंट होता है? टाटा सीक्वेंस। टाटा बॉक्स बोलते हैं उसको, ठीक है? टाटा बॉक्स बोलते हैं इसको। अब ये चीज क्लियर है कि प्रोकैरियोट में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है साथ में ट्रांसलेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कंपार्टमेंट नहीं अलग अलग है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, तो डीएनए भी वहीं तैर रहा है और राइबोसोम भी वहीं तैर रहे हैं। अब हम आते हैं यूकैरियोट्स में। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जो जीन सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक की मोनोसिस्ट्रॉनिक? पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल जीन से सिर्फ एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड बनेगा कि एक से ज्यादा बन सकता है? एक से ज्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या है? mRNA, tRNA। इसका एग्जाम्पल है लैकोपेरॉन। हमने दिखाया था ना, एक सीधा सा बना हुआ था, उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन रहा था, परमीएज भी बन रहा था और ट्रांस एसिटाइलेज भी। तो मतलब एक ही जीन का सीक्वेंस था, उसके 3 चीजें बना ले रहा था वो, ठीक है?
अब बेटा यूकैरियोट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखो यूकैरियोट थोड़ा एडवांस्ड है सारे क्रिएचर्स, तो उसमें हर चीज में थोड़ी चेंजेस होंगे। पहली चीज क्या है? मैम यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, लेकिन अभी देखो क्या क्या यहाँ पे झोलमोल होगा। झोलमोल क्या है? यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं। कितने टाइप के हैं? 3 आरएनए पॉलीमरेज। और वहां पे प्रोकैरियोट्स में कितने थे? डीएनए पॉलीमरेज एक ही था। वो वही टीआरएनए भी बना सकता था, वही एमआरएनए भी बना सकता था, और वही आरआरएनए भी बना सकता था। मैम कहाँ गई? यही है। कहीं नहीं जाएंगे अभी 12:30 तक तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉलीमरेज हैं? मैंने वीडियो बंद कर दी, ऑडियो भी बंद कर दी। फोन तुम्हारे में टीचर वाले फोन में आते हैं, मेरे में आते हैं। केमिस्ट्री वाले के में तो हर बार आ जाता है। माइक ऑफ कर लो। हाँ बेटा। अब बेटा बहुत चाची एक साफ जगह पे इसको क्या करना है, ये पैराग्राफ में दिया है कि कौन सा पॉलीमरेज कौन सा टाइप का आरएनए बनाता है, तुम इसको पॉइंट में लिख लेना। जैसे क्या दिया है, इन्होंने क्या कहा, देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? सबका काम बटा हुआ है यूकैरियोट्स में, कि ये आरएनए बनाएंगे, ये टीआरएनए बनाएंगे, ये एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है, अब एक हेडिंग डालो साइड पे, आरएनए पॉलीमरेज 1। हाँ ये है आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। हाँ, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको किसको बनाएगा? आरआरएनए को बनाएगा। देखो मैं लिख रही हूँ, ऐसे ही तुम लोग साइड पे लिख लो, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं कर पाओगे। लिखो, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है आरआरएनए को। ये याद करना है, अभी मैं पूछूंगी एक एक बच्चे से। मैम किसी के माइक से आवाज आ रहा है, बंद कराइए, डिस्टर्ब। बेटा जिसके बैकग्राउंड में आवाज हुआ करे समझदारी से, या तो बैकग्राउंड में लोगों को कह दीजिए कि शोर ना करें, या तो आप अपना माइक उतनी देर ऑफ कर लिया कीजिए। वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में आवाज कभी कभी आगे पीछे चलती है। ठीक है, लिखो आरएनए पॉलीमरेज 1 डैश लगाओ। आरएनए पॉलीमरेज हो तो चुका। अरे पॉलीमरेज 1 के आगे लिखो 28S 18S 5.8S आरआरएनए। 28S 18S 5.8S आरआरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 के सामने लिखो एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए। देखो तुम्हारी बुक में ही लिखा है, इसी को हमने सिर्फ पॉइंट्स में लिखवा दिया है। मैम एचएनआरएनए टीआरएनए। एचएनआरएनए बनाएगा पॉलीमरेज 2। इसमें तो यही होगा ना मैम, सिंगल बस एचएनआरएनए होगा बस ना। हाँ, सेकंड पॉलीमरेज 2 केवल किसके लिए काम कर रहा है? के लिए होगा बस ना। एचएन किसका वो है, इनएक्टिव फॉर्म। सेकंड होगा।
HNRNA से second बाद में क्या वाला बनेगा? mRNA. mRNA. हम्म मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 से क्या क्या होगा? RNA पॉलीमरेज 1 से लिखो rRNA। ठीक, rRNA में भी कौन से बनेंगे? एक मिनट, मेरा पेन जरा देखे क्या प्रॉब्लम कर गया है। rRNA के बाद ब्रैकेट लगा के लिख दो 28S। तुम्हारी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी है सबके पास? हाँ मैम दिया है। तो जरा उससे देख के लिखिए। rRNA के आगे 28S, 18S, 5.8S। ट्वेंटी एस RNA के बारे में कुछ बता दीजिए, इसमें मतलब क्या कैसे होता है? अभी बेटा ट्रांसलेशन में बताएंगे, वरना अभी हम 28 ट्रांसलेशन की ऐसा? बातें करने लगेंगे तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके मैम, ओके। चलने लगा पेन मेरा, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉलीमरेज 2 बनाएगा HNRNA। HNRNA से क्या बनता है? mRNA। और तीसरा कौन है? वो बनाएगा tRNA, 5S rRNA और SNRNAs। तो मोटे तौर पे देखोगे तो पॉलीमरेज 1 जो है वो rRNA का काम कर रहा है, पॉलीमरेज 2 mRNA के लिए बना रहा है, और पॉलीमरेज 3 किसके लिए बना रहा है? tRNA। tRNA। मेन अगर 3 टाइप के आरएनए याद रखने हो तो तुम कैसे याद रखोगे? tRNA। देखो 3 tRNA बनाता है, 2 mRNA बनाता है और 1 rRNA बनाता है। लेकिन rRNA का एक RNA जो होता है वो होता है 5S। वो कौन बना रहा है? थर्ड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। हाँ, अब किसको ये सब याद हो गया? बोलो जरा, कोई एक बच्चा बोलो ये पूरा। हमको याद हो गया मैम। बोलो बेटा। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट में RNA 5.8 और 18S 28S होगा। RNA पॉलीमरेज सेकंड में HNRNA हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज थर्ड में SNRNA हो जाएगा। 5 RNA tRNA होगा। तो सारे rRNA कौन बनाता है? पॉलीमरेज 1। लेकिन एक को छोड़ के, किसको छोड़ देता है? 5S rRNA। वो किसको मिलता है आखिरी में? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को। और 2 वाला जो है वो हमारा मेन है, जो ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनाएगा। लेकिन mRNA को mRNA की तरह नहीं बनाएगा। कैसे बनाएगा? HNRNA की तरह। आगे क्या है? दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेटा? पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? प्रोकैरियोट में तो एक ही एंजाइम है जो तीनों को बना देता है, एक ही कुक है, एक ही खानसामा है जो दाल चावल भी बनाएगा, कड़ी चावल भी बनाएगा, छोला चावल भी बनाएगा। यहाँ क्या है? सबके अलग अलग। अच्छा है भाई, यूकैरियोट बड़ा होटल है तो हर चीज के लिए अलग अलग है यहाँ पे लोग, ऐसे इसको समझ के याद रखना। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? यूकैरियोट बड़ा सेल है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो हर चीज का अलग अलग कमरा है। The second complexity is that the primary transcripts contain both the exons and the introns। ये बात हमने आपको बताई थी कि जो पहली बार में बन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद HNRNA निकलता है उसमें क्या क्या होता है? एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा। तो इसलिए वो नॉन फंक्शनल होगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता जब तक कि उससे इंट्रॉन हटा ना दिया जाए। Hence it is subjected to a process। इसलिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? स्प्लाइसिंग। ठीक, where the introns are removed and exons are joined in a defined order। इसमें क्या होता है? जो ऐसे से बन के निकला, ये एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, एक्सॉन,
इंट्रॉन, एक्सॉन, तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। गायब, इसको हटाने की प्रोसेस को कहते हैं, मैम HNRNA की बात करें या फिर mRNA की बात करें? बेटा mRNA जो है ना वो एकदम तैयार है। mRNA वो होता है जो बिल्कुल रेडी होगा ट्रांसलेशन के लिए, और HNRNA क्या है, अभी वो तैयार नहीं आया है, बस वो आ गया है बाहर। अभी जो HNRNA होता है ना उसका थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग होगा। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग, उसमें से जो बेकार के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है इंट्रॉन्स उनको हटाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, कैपिंग। दूसरा काम क्या होगा, कैपिंग। एक अलग सा न्यूक्लियोटाइड आगे जोड़ देंगे 5' एंड पे, और टेलिंग में क्या करना है, पॉली ए के खूब सारे जोड़ देने हैं 3' एंड पे। जो हमने बात इससे पहले बताई थी वही बात यहाँ बताई गई है। तो ये बताओ यूकैरियोट्स की दो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। पहला ये है कि हर एक आरएनए के लिए अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए एक्टिव नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए पॉलीमरेज 2 जो बनाता है वो क्या होता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में एक्सॉन प्लस इंट्रॉन होते हैं कि सिर्फ इंट्रॉन होते हैं कि सिर्फ एक्सॉन होते हैं, दोनों होते हैं, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन हट जाएंगे पहले तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग। और 5' एंड पे गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, कैपिंग। और टेलिंग ट्राइफॉस्फेट नहीं रहेगा ना? नहीं बेटा है, मैं भूल गई थी, सॉरी। क्यों? ये लिखा है ना आपके सामने, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा, टोपी पहन के जाएगा, उस पे मिथाइल की टोपी भी होगी और गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होगा। थोड़ा जुकाम है ना, मेरा दिमाग थोड़ा आजकल स्लो हो गया है। तो इतनी चीज याद रहेगी, यूकैरियोट्स में जो डायरेक्ट बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो एमआरएनए नहीं होता है, क्या होता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का नाम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आप सोचोगे मैम ने कहाँ से बोल दिया, बेटा ये देखो लिखा था, दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, सब एनसीईआरटी में दिए। मैं उसके बाहर का शब्द नहीं यूज कर रही हूँ। टेलिंग में क्या होता है, 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू पीछे जुड़ जाते हैं। हम डायग्राम से बता दीजिए एक बार। ये जो 5' एंड है यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल जीटीपी लग जाएगा, ये क्या हो गया, 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, और 3' एंड पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे ए रेसिड्यू लग जाएंगे, ठीक। ये जो 5' एंड पे मिथाइल लग जाता है, इसका फायदा क्या होता है बेटा, जब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ के बाहर आ रहा होता है ना, तो कोई एंजाइम इसको अगर इस ओर से सिंपल रहेगा तो काटना शुरू कर देंगे न्यूक्लियसेस जो होंगे, लेकिन टोपी लगी रहने की वजह से उसका डैमेज नहीं होता है। तो ये जो टोपी लगती है 7 मिथाइल की, ये उसको बचाती है, कोई एंजाइम उस पे एक्शन करके एमआरएनए को खत्म नहीं कर सकता है। अगर खुला सर होगा तो ठंड लग जाएगी, तो इसका भी अगर खुला सर होगा तो न्यूक्लियसेस एक्शन कर देंगे, लेकिन टोपी पहन ली इसने तो इस पे कोई एंजाइम एक्शन नहीं करेगा। The significance of such complexities is now beginning to be understood. इतनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स में, अब उनको समझना हमने शुरू किया है। The split gene arrangements represent probably an ancient feature of the genome. बहुत पहले हो सकता है ये इंट्रॉन्स का भी कुछ काम रहता हो, लेकिन जैसे हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो अब यूज नहीं होते हैं, वैसे ही ये इंट्रॉन्स भी अब यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहले जरूर यूज होते होंगे, तभी कोई चीज भगवान जी अगर आगे तक लाते हैं तो इसका मतलब है वो पीछे से यूज होती चली आ रही है। The presence of introns is reminiscent of antiquity. मतलब ये जो आपको इंट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि पहले ये उपस्थित थे, और स्प्लाइसिंग से पता चल रहा है कि आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस होती है।
स्प्लाइसिंग में जो आरएनए यूज होता है, स्प्लाइसिंग में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। इसमें यूज होते हैं SNRNPs। SNRNPs होते हैं SNRNA प्लस प्रोटीन्स। घबराओ नहीं, बता रहे हैं। अभी तुमने देखा था SNRNA कौन सा पॉलीमरेज बना रहा था? थर्ड आरएनए पॉलीमरेज हाँ, तो ये जो स्मॉल न्यूक्लियर, इसका नाम होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन, ये मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि स्प्लाइसिंग का काम करते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें एंजाइम का काम कौन कर रहा है, आरएनए की डीएनए? आरएनए। SNRNA एंजाइम का काम कर रहा है कैटलिस्ट का तोड़ने में। तो इससे ये कह रहे हैं कि आरएनए वर्ल्ड था, पहले आरएनए की डोमिनेंस थी, ये बात साबित होती है। क्योंकि हमने क्या कहा था, आरएनए वर्ल्ड का फायदा क्या था? आरएनए अपने आप में संपूर्ण था, वो स्ट्रक्चर भी बना सकता था, वो मैसेंजर भी बना सकता था, वो टीआरएनए भी बना सकता था, और वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता था। चलो अब मैं इसको पूरा समराइज कर रही हूँ, जिसका जो पॉइंट छूटा होगा वो भी उसके दिमाग में आ जाएगा। स्प्लाइसियोसोम एक बार बता दीजिए। आ रहे बेटा, आ रहे वहीं पे। हम आज बात कर रहे थे यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं? 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको करता है? आरआरएनए। आरआरएनए का कौन सा नहीं करता है? SNRNA। आरआरएनए का कौन सा वाला नहीं करता है? कौन सा वाला राइबोसोमल आरएनए? और अगर हम पूछे कौन सा कर लेता है? 28S ठीक। आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा बनाता है? HNRNA। एचएनआरएनए किसका बिना मेकअप का फॉर्म है? mRNA का। एचएनआरएनए में क्या क्या होता है जिसके बाद वो mRNA बनता है? स्प्लाइसिंग में कौन सा आरएनए यूज होता है? मैम माइक ऑफ कराइए। बेटा किसका माइक है? थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसके पीछे से आवाज आ रही है। हमने क्या बताया, स्प्लाइसिंग को कौन सा वो करेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम में क्या होते हैं? SNRNA होंगे और कुछ प्रोटीन्स होंगे। तो कौन सा टाइप का आरएनए स्प्लाइसियोसोम में बनता है, यूज होता है? स्प्लाइसियोसोम एक बड़ा सा वो बनेगी मशीन। इस मशीन में क्या क्या है? SNRNA है और प्रोटीन है। SNRNA कौन बनाता है? पॉलीमरेज 3। SNRNA का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हाँ, तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं बेटा, पीछे बच्चे जिसका बोल रहे हैं वो लोग अपना माइक ऑफ रखिए, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्प्लाइसोसोम की मशीनरी है उसमें एक टाइप का आरएनए यूज होता है जिसका नाम है SNRNA, और कुछ टाइप का प्रोटीन्स यूज होते हैं। तो तुमने SNRNP क्या है? SNRNP जब SNRNA प्लस प्रोटीन हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। आरएनए प्लस प्रोटीन का नाम रख दिया गया स्नर्प्स, SNRNPs। SNRNPs में SNRNA भी है और क्या है? प्रोटीन। तब वो मशीन बनती है जो स्प्लाइसिंग करेगी, जाके काटम कुट्टा करेगी। तो इसमें जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज होते हैं बेटा, ये कौन बनाता है? SNRNA। टेलिंग में क्या होते हैं? कौन से रेसिड्यू जुड़ते हैं? नहीं, एडेनाइन के 200 to 300 एलिनाइलेट रेसिड्यू। और कितने जुड़ेंगे? 200 to 300। किस सिरे पे जुड़ेंगे? 300। अब बेटा ये देखो, फिगर 6.10 है, नहीं सॉरी 6.11 हो गया आई थिंक। ये देखो इसमें क्या दिख रहा है? ये आपका HNRNA बन के निकल रहा है, ये वाला, ये जो पीला लाल दिख रहा है, ये आपका क्या निकलता जा रहा है? HNRNA। ये है HNRNA, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो सिरा बाहर आया तो
सेल को लगेगा ये बाहर जा रहा है, इसका सर तो खाली है, कहीं बाहर जो एंजाइम है वो उसको डिग्रेड ना कर दें, खत्म ना कर दें, तो तुरंत क्या होता है, सर पे क्या लग गई, कैपिंग हो गई। तो अब वो कैप पहन के चलेगा साइटोसॉल में, तो उस पे ऊपर कोई एंजाइम एक्शन नहीं करेगा। दूसरा क्या हुआ, ये जो आपको लाल लाल छोटे छोटे इंट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये ठीक, लाल लाल इंट्रॉन है और येलो येलो एक्सॉन है। तो कौन निकल जाएगा, इंट्रॉन्स। ये देखो इंट्रॉन गोल गोल होके गायब हो गए। तो क्या समझ में आया, एचएनआरएनए लंबा होगा कि एमआरएनए? एचएनआरएनए लंबा होगा क्योंकि बीच से इंट्रॉन निकल जाते हैं। फिर बेटा 3' एंड जब पूरा बन के बाहर आ गया तो उसमें क्या होगा, उसको भी बचाना है, पॉलीएडेनिन की पूंछ लग जाएगी। ठीक है, तो यूकैरियोट्स की यही 2 कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इंट्रॉन अभी तक उपस्थित है, तो इससे ये कहा गया कि पहले इसका जरूर कुछ इंपॉर्टेंस रहा गया। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स की अरेंजमेंट। जिस डीएनए सीक्वेंस से ये एचएनआरएनए बना है उसमें यहाँ तक एक्सॉन का सीक्वेंस रहा होगा, फिर इंट्रॉन के लिए, फिर एक्सॉन के लिए, फिर इंट्रॉन के लिए, फिर एक्सॉन के लिए। तो देखा जाए तो आई वाला क्या है, नॉन कोडिंग, ये है कोडिंग, ये है नॉन कोडिंग और ये है आपका कोडिंग। तो ये जो डीएनए है इसमें ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको क्या कहोगे, ये एक समान है कि बीच बीच में गलत चीजें इसमें घुसी हुई हैं? फिर से रिपीट कर दीजिए। इस डीएनए का जो इसी का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है यूकैरियोट्स में। यहाँ पे लगा है प्रमोटर और यहाँ पे लगा है टर्मिनेटर। ये एक स्ट्रक्चरल जीन था, लेकिन इससे जो एचएनआरएनए बना उसमें बीच बीच में ऐसे सीक्वेंस से आ गए जो हमको हटाने थे। तो तुम क्या कहोगे कि ये जो डीएनए है इसमें सब काम के सीक्वेंस रहे होंगे? नहीं, नो मैम। क्योंकि इंट्रॉन के लिए भी सीक्वेंस था। तो कहेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन स्प्लिट है, मतलब टूट टूट के है, छोटे छोटे टुकड़ों में है और बीच में इसमें इंट्रॉन के टुकड़े हैं। स्ट्रक्चरल जीन को तुम देखो तो क्या उसमें पूरा एक्सॉन वाला पार्ट है? नो मैम, नहीं है, उसमें इंट्रॉन का भी पार्ट है। तो तुम क्या कहोगे, उसको पूरा जीन कब कहते हैं, जब इंट्रॉन नहीं होता? यस मैम। मान लो ये पूरा हिस्से से हमको बनाना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना था, तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा सीक्वेंस सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए था? नहीं, इसके बीच बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी थे। तो क्या कहेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है वो स्प्लिट है, मतलब टुकड़ों में है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का थोड़ा सा पार्ट ये ई है, थोड़ा सा पार्ट ये ई है, थोड़ा सा पार्ट ये ई है। जब आगे चल के एमआरएनए बनेगा तो सारे इंट्रॉन हट जाएंगे और सिर्फ ई वाले पार्ट जुड़ेंगे। तब कौन सा जीन बना, तब किसका बना, प्रोटीन। एमआरएनए का। तो आ रहे व्हाइट बोर्ड पे, परेशान नहीं हो, जब पहली बार ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा भारी लगता है, धीरे धीरे जब दोबारा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ये एक बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे है प्रमोटर, यहाँ पे है टर्मिनेटर। इससे हमको फाइनली ये एमआरएनए बनाना है। ये मान लो परमीएज का है, ये एमआरएनए परमीएज एंजाइम का है। तो क्या ये एमआरएनए डायरेक्ट इससे बन जाएगा? बीच में कौन सी स्टेज आएगी, स्प्लाइसिंग। इससे पहले क्या बनता है एमआरएनए से पहले? एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए कितने बड़ा रीजन का बनेगा, पूरे इतने रीजन का बनेगा? यस मैम। तो क्या तुमको लग रहा है ये पूरा जीन, ये सारा जो सीक्वेंस है ये पूरा परमीएज के लिए सीक्वेंस है? नो मैम। इसमें कौन बीच में घुसा हुआ है? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन के नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, यानी जो जीन है वो बीच से लगातार नहीं है, जीन जो है वो लगातार नहीं है, उसके बीच बीच में
एक्स्ट्रा इंट्रॉन्स आए हैं, तो इस टाइप के जीन को क्या कहेंगे जो लगातार नहीं हो? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन। ठीक, जेनेटिक कोड देख लिया सबने? यस मैम। चलो जेनेटिक कोड करते हैं, फिर एक बार ट्रांसक्रिप्शन रिवाइज आज टीआरएनए तक करके खत्म करते हैं। मैम बोलो बेटा। कहाँ गई? क्या पूछ रहे थे बच्चे? बोलो बेटा। बेटा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है? mRNA से प्रोटीन बनता है। mRNA पे जैसे लिखा है ATA, AUG, UC, AUG, UC, ठीक है। तो क्या होता है, इससे बनना है प्रोटीन, ये mRNA है, लेकिन हम mRNA स्क्रीन नहीं आ रही है। मैम स्क्रीन नहीं है। अच्छा बेटा, आ गई। आ गई, आ गई। हाँ मैम। अब बेटा ध्यान से सुनना, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बेटा mRNA पे जो बेसेस लगे होते हैं, क्या एक एक बेस से एक एक अमीनो एसिड बनता है? नो मैम। इसके 3 के ग्रुप होते हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ट्रांसलेशन में क्या होगा, एक mRNA से क्या बनेगी लड़ी, अमीनो एसिड्स की बनेगी लड़ी। तो क्या है, mRNA को क्या कहोगे बेटा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या जुड़े हुए हैं, बेसिस। बेस। ये क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस नहीं बेटा, आरएनए में क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इंफॉर्मेशन किससे किसको मिलती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलती है पॉलीमर ऑफ। ये बात क्लियर है हुई। ट्रांसलेशन में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो आरएनए, उससे जाती है इंफॉर्मेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखा क्या गया बेटा कि अगर हम इस कोई एमआरएनए लेके इसका कोई सीक्वेंस अगर बदल दे, जैसे ये CAC है, इसकी जगह इन्होंने क्या दिया, CGC कर दिया, तो इन्होंने देखा कि आपका जो नीचे अमीनो एसिड था वो भी बदल गया। क्या देखा कि अगर एमआरएनए का कोई भी न्यूक्लियोटाइड बदल दिया जाए तो आपका अमीनो एसिड भी बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एमआरएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई बताओ बेटा, हाँ ना बोलो तो हम उस हिसाब से समझाएंगे ना बेटा। आ गई। आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और प्रोटीन क्या बनता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इन्होंने क्या देखा शुरू में कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। यानी अमीनो एसिड का सीक्वेंस टोटली डिपेंड करता है कि एमआरएनए में क्या सीक्वेंस है, और एमआरएनए का सीक्वेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, किसके सीक्वेंस पे, एमआरएनए में क्या सीक्वेंस होगा ये कौन डिक्टेट करता है,
बेस पेयर से राइबोन्यूक्लियोटाइड। नहीं, mRNA DNA किससे बना हुआ है? डीएनए से बना है ना, डीएनए को देख के। mRNA किससे बना है? डीएनए। तो सबके पापा कौन है? DNA डीएनए से बना mRNA, mRNA से बना प्रोटीन। प्रोटीन। तो यहीं पे ये बात आती है कि डीएनए डिक्टेट्स एंड mRNA रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन को डायरेक्टली कौन बना रहा है? mRNA का सीक्वेंस। लेकिन mRNA का सीक्वेंस किससे बना है? डीएनए के सीक्वेंस से। तो इनडायरेक्टली हु इज द बॉस? DNA डीएनए सब कुछ तानाशाह की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। और जेनेटिक कोड किसको कहा गया? न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस जो एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ये AUG है तो ये आपका क्या है? एक जेनेटिक कोड है। AUG किस अमीनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड होता है? मेथियोनिन के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? किस पे होता है? अगर पूछा जाए तो किस पे होता है? mRNA पे होता है। mRNA पे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं 3-3 के, वो एक एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर कहाँ से आ रही है? डीएनए से। और उसके बाद उसको कौन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है? mRNA पे जो छोटे छोटे बेस सीक्वेंस के ग्रुप बनते हैं उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड खुशी बताओ जरा ये बात। यस मैम। डीएनए से mRNA बनता है, फिर mRNA से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन का जो डायरेक्टली बॉस होता है वो डीएनए होता है, और जो mRNA पे सीक्वेंस होते हैं वो उन्हें प्रोटीन होते हैं बेटा। सेंट्रल कोड। जो mRNA होता है वो डायरेक्टली ऊपर होता है, मतलब mRNA पे जो भी सीक्वेंस होगा वही आपके प्रोटीन में सीक्वेंस आएगा अमीनो एसिड का। mRNA पे जो ग्रुप होता है 3-3 का उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड मतलब जो इनकी कोड लैंग्वेज है जो कि आपका राइबोसोम ट्रांसलेशन के समय समझता है वो कौन सी होती है? जेनेटिक कोड। जैसे ही आपका आएगा राइबोसोम यहाँ पे वो देखेगा AUG है, अरे इसका मतलब है tRNA कौन सा लेके आएगा? मेथियोनिन अपने सर पे, मेथियोनिन को अपने सर पे लेके आएगा। अच्छा ये UCG है, अच्छा ये तो दूसरा अमीनो एसिड है, ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके mRNA से पता चल जाता है कौन सा अमीनो एसिड आना है, और जिस सीक्वेंस छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सीक्वेंस से पता चलता है उसको कहते हैं जेनेटिक कोड। और mRNA का जो सीक्वेंस है उसको कौन डिक्टेट कर रहा है? डीएनए पे जो सीक्वेंस होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री तो बन जाता है mRNA। अब बेटा इसको कैसे खोजा गया, उसमें 3 साइंटिस्ट का रोल है, वो सुनो। जॉर्ज गेमाउ थे सबसे पहले। जॉर्ज गेमाउ कौन थे? एक फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने अगर सोचा कि ये जो जेनेटिक कोड है अगर इसमें 4 बेसेस होंगे, नहीं सॉरी, बेसेस कितने होते हैं टोटल आरएनए में? आरएनए बनने में कितने बेसेस यूज होते हैं? 4 बेसिस। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, यही 4 है। अमीनो एसिड कितने बनते हैं? 20। तो अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मैथ लगाया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन्होंने कहा कि मान लो जेनेटिक कोड 2 बेसिस से मिलके बन रहा है। कितने बेसिस से मिलके बन रहा है? 2 बेसिस से मिलके। तो कितने कोडॉन बनेंगे? ये मैथ की चीज होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर 2 बेसिस से मिलके बन रहे हैं, 4 बेस टोटल है हमारे पास, और एक कोड कितने से मिलके बन रहा है? 2 से। अभी उन्होंने सोचा बेटा, अभी उन्हें पता नहीं था कि 3 है कि 4 है कि 2 है कि 5 है, उन्हें अभी नहीं पता है। अभी ये कहानी में बिल्कुल शुरू की बता रही हूँ, जब किसी को नहीं पता था कि जेनेटिक कोड में कितने बेस होते हैं।
तो सबसे पहले क्या सोचा गया, मान लो 2 बेस होते हैं। अगर 2 बेस का एक जेनेटिक कोड है तो फॉर्मूला लगेगा 4 to the power 2, 4 into 4 तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे उन 4 बेसेस से। तो क्या अमीनो एसिड कितने होने चाहिए, कम से कम 20 होते हैं। अमीनो एसिड 20 होते हैं, ये पता है सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है? यस मैम। तो इन्होंने जब पहली अपनी परिकल्पना लगाई कि अगर सिर्फ 2 बेसिस का जेनेटिक कोड है तो इन्होंने देखा सिर्फ 16 ही कोडॉन बनेंगे। तो क्या 16 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड बन पाएंगे? नो मैम। नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ये परिकल्पना गलत ठहरा दी गई कि 2 बेसिस का जेनेटिक कोड है। अब 2 के आगे क्या आया, 3। टोटल 4 तरीके के बेसिस हो और 3 का एक कोड बनाए तो 4 to the power 3 हो जाता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 4। 64। तो अगर 64 कोडॉन है तो उससे 20 अमीनो एसिड बन जाएंगे। यस मैम। यस मैम। सामान ज्यादा हो तो मेन काम तो हमें बनाना 20 है ना, 16 से 20 नहीं बन सकते, लेकिन 64 से 20 बन सकते हैं। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि जेनेटिक कोड 2 बेस का सीक्वेंस नहीं है। कितने बेस का सीक्वेंस है? 3 बेसिस। तो अगर पूछा जाए जेनेटिक कोड इज ऑफ 3 बेस सीक्वेंसेस, ये बात किसने प्रूफ की? जॉर्ज गैमो। ठीक, 4 to the power 3 करके। अब बेटा यहाँ 3 मेन साइंटिस्ट हैं, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? सीवेरो मैम नोट करेंगे इसको। इसका तुम अगर फोन पे देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना। ठीक है मैम। इसको तुम लोग जानते हो ना, एसएमएस होता है, एसएमएस। यस मैम। एसएमएस भेजते हैं ना, इसको याद कर लो, एसएमएच। क्या याद करोगे? एसएमएच। एस से सीवियरो काया, एम से मार्शल नेरेनबर्ग एंड मिथाई, और एच से हरगोविंद खुराना। सीवियरो ओकाया का मेन रोल क्या है? इन्होंने एक एंजाइम ढूंढा था जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, या इनके नाम पे उसका नाम क्या कर दिया गया? सीवियरो ओकाया एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता था बेटा? ये राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट लेके उसको जोड़ के एक बड़ी सी चेन बना सकता था। तुम्हें एक राइबो आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड क्या लेते हैं आरएनए में? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आरएनए में क्या होते हैं? कई राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े ही तो होते हैं। इन्होंने एक ऐसा एंजाइम ढूंढा जो ऐसी चेन बना दे, सेल के अंदर नहीं बाहर भी, केमिकली। सेल के अंदर तो बनती ही है, इन्होंने बाहर बना ले, आर आपस में जुड़ के ऐसी चेन ढूंढी। लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या तुम लोग यूज करते थे? हम लोग ट्राइफॉस्फेट। इन्होंने क्या किया? डाइफॉस्फेट लिया। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। अगर ये डाइफॉस्फेट ना होगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट होता, तो इसका दूसरा नाम क्या होता? राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस 1 फॉस्फेट इज इक्वल टू राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ क्या होगा बेटा? इसके पास कितने फॉस्फोरस एक्स्ट्रा है? डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये एक आरएन राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक चेन थी, आर की, उसमें इसने क्या जोड़ दिया जाके? एक डाइफॉस्फेट। हमें कितने फॉस्फेट चाहिए थे? ओनली वन। तो कितने बाहर निकल जाएंगे? वन। फिर ये क्या बन गया? आरएनए n+1। अगर हम इसमें फिर से जोड़ दें एक राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट तो क्या बन जाएगा? ये राइबोन्यूक्लियोटाइड
RNA N+1 हो जाएगा कि N+2 हो जाएगा? N+2 हो जाएगा। N+2 हो जाएगा। 2. मतलब जो आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है वो क्या काम कर रहा है? सबस्ट्रेट दे रहा है, फूलों की माला में फूल दे रहा है, राइबोन्यूक्लियोटाइड दे रहा है, लेकिन इसके पास एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है जो हर बार जुड़ने पे निकल जाएगा और एनर्जी देगा। तो सीवेरोकाया एंजाइम का काम क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, बाहर जोड़ना, सेल के बाहर जोड़ने का काम करता है। अब मार्शल नेरेनबर्ग ने क्या किया, उन्होंने कोई एक बेस ले लिया, उन्होंने मान लो यू ले लिया बेटा, ठीक है, यू लिया और ये ओकाया एंजाइम लिया और जोड़ते गए इससे खूब सारे यू, तो ये कौन सी बन जाएगी? राइबो यूरिडीन वाला न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यू 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 यू। अब हमने क्या बताया, जेनेटिक कोड कितने का होता है? 3 बेस पेयर। जब इन्होंने इसका ट्रांसलेशन कराया तो इन्होंने देखा कि एक पॉली अमीनो एसिड चेन बनी है जो किसकी है? फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन। तो इनको क्या समझ में आया कि यू 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 किसको कोड करता है? फिनाइलएलानिन। हाँ, ट्रिपल यू जो है वो किसको कोड कर रहा है? फिनाइलएलानिन को। फिर ट्रिपल यू था वो फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन। तो इस पूरे काम को अलग अलग बेसिस को जोड़ने के लिए सीवेरोकाया ने क्या हेल्प की अपनी खोज से? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम दिया। उन्होंने एक एंजाइम दिया जिससे आप सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब व्यूब यूज करके एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकें अपनी पसंद के, चाहे यू जोड़ लीजिए, यू के बाद ए जोड़ लीजिए, यू के बाद सी जोड़ लीजिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सब लोगों ने जोड़ना शुरू किया और जोड़ते जोड़ते बहुत सारे अमीनो एसिड्स पता चल गए कि कौन सा कोड किसको कोड करता है। हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला 1868 में। इन्होंने भी क्या किया, जैसे इसने यू 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 जोड़ा, इन्होंने मान लो क्या जोड़ा, सी यू सी यू सी यू सी यू, तो इसका कोड क्या बनेगा? सी यू सी यू सी यू, सी यू सी यू सी यू। तो सी यू सी किसका कोड था? पे ढूंढा गया। रीड करवा दे रही है जल्दी जल्दी। हाँ, रीड करवा रहे बेटा, जब यहाँ पे तुमको खोल के नहीं बताएंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा ना। चलो फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड कर लो, आगे आ रहे हैं। ट्रिपलेट, पहली चीज क्या है, ये कैसा होता है? मैम स्क्रीनशॉट लेना था लास्ट पेज का। लो बेटा, अगर पूछा जाए 3 साइंटिस्ट कौन है तो क्या बताओगे? सीवेरोकाया, Marshall Nirenberg and Hargobind Khurana. SMH ले लिया बेटा? यस मैम। चलो जेनेटिक कोड की बेटा, ये जो आपकी विशेषताएं हैं, ये 6 विशेषताएं पूछी जाएंगी किसी ना किसी फॉर्म में। सबसे पहला क्या है, ये क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या है? एक जेनेटिक कोड कितने बेस से बना होगा? 3। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, हमने कितने कोड बताए? 64 में से 61 तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 होते हैं जो स्टॉप कोडॉन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टॉप कोडॉन। मतलब ये वाला कोडॉन जब दिखेगा तो ट्रांसलेशन वहीं पे रुक जाएगा। पहला क्वेश्चन, कितने कोडॉन होते हैं टोटल? 64 में से कितने अमीनो एसिड बनाते हैं? 61। कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं? 3। अब बेटा इसका नाम याद करना है आपको स्टॉप कोडॉन का, UAG, UAA और UGA। हमने इसके लिए बना दिया था आज आ गया, आज आ गया। तो अगर तुमको आज आ गया याद रहेगा तो तुम UAG, UAA और UGA, इनके दूसरे नाम होते हैं एम्बर, ओकर और ओपल।
ये कैसे नाम है बेटा? ये डिक्शनरी में जैसे होता है अल्फाबेटिकली है तीनों नाम। डिक्शनरी में देखोगे तो एम्बर शब्द पहले आएगा ना, ए से है। हाँ? यस संदीप नहीं, सूरज है शायद। यस मैम। हाँ सूरज, ये बताओ यूए का क्या नाम है? ओकर ओकर। यूजीए का? ओकर होगा। और अंबर किसका है? अंबर यज्ञ का है, वाई ए। हाँ। दूसरा क्या है बेटा? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? इसमें एक कोड किसी एक अमीनो एसिड के लिए ही रहेगा। AUG अगर मेथियोनिन है तो वो मेथियोनिन ही रहेगा हमेशा, कोई और नहीं होगा। वन कोडॉन वन अमीनो एसिड। अनएम्बिगुअस मतलब, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है बेटा? जिसके दो मतलब निकले। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? जिसका स्पष्ट हो, क्लियर हो, सिर्फ एक। अनएम्बिगुअस मतलब समझे? स्पष्ट, सिर्फ एक। तो दो कौन सी विशेषताएं मिली हमें? ट्रिपलेट, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है? एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए होगा। अगर AUG है तो उसका हमेशा मतलब मेथियोनिन ही होगा। तीसरा होता है डीजेनरेट एंड रिडंडेंट। डीजेनरेट एंड रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो बेटा यहाँ पे उल्टा मतलब है, बहुत ध्यान देना इस चीज पे। कई कोड होंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पीछे वाले का मतलब क्या था अनएम्बिगुअस का? एक कोड एक अमीनो एसिड। ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात आ रही है कि कई, अब जैसे ये जो इतने सारे कोड देखे आपने, UCU, UCC, UCA, UCG, ये सब किसके लिए हैं? सीरीन के लिए। तो क्या मतलब हुआ? एक ही काम को चार लोग कर सकते हैं। अब ये बताओ, एक काम के लिए चार लोग कर सकते हैं, तो ये फिजूल खर्ची टाइप का काम है कि सही काम है? फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची ना। तो रिडंडेंट का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची टाइप काम होता है। ठीक है, ऐसा याद रखना। मतलब जब सिर्फ UCU सीरीन को कोड कर सकता है तो जबरदस्ती तीन और बने हैं। यहाँ पे क्या है? कई कोड एक अमीनो एसिड। उसमें क्या है? एक कोड एक अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे अनएम्बिगुअस टर्म भी यूज कर सकते हो। अगर हम तुमको UCU कभी दे दे तो तुम क्या बताओगे? UCU किसके लिए कोड करता है? सिर्फ और सिर्फ सीरीन के लिए, किसी और अमीनो एसिड के लिए नहीं। तो यहाँ पे ये बात जो हमने तुमको बोली अभी कि UCU सिर्फ सीरीन के लिए कोड करेगा, ये कौन सी बात है? डीजेनरेट वाली बात है कि अनएम्बिगुअस वाली बात है? डीजेनरेट नहीं, अनएम्बिगुअस। हमने यहाँ पे सिर्फ एक कोड की बात की कि UCU जो है वो सिर्फ सीरीन को कोड करेगा, चाहे वो किसी में भी हो। तो यहाँ पे हमारा मतलब क्या है? एक कोड एक मतलब। ठीक। और अगर हम कहें कि ये 6 कोड हैं, ये सब सीरीन को करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? रीजनरेट एंड इसका मतलब है फिजूल खर्ची वाली बात। दूसरी चीज क्या है? हमेशा कंटिन्यूअस होगा और नॉन ओवरलैपिंग होगा। जैसे ये देख रहे हो बेटा, ये कंटिन्यूअसली दिख रहा है, UUG, UUC, UAC, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। कंटिन्यूअस लिखा जाता है, बीच में कहीं कॉमा फुल स्टॉप लगा है? नो मैम। तो इसकी अगली खास बात क्या है? कंटिन्यूअस एंड नॉन ओवरलैपिंग। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम तुमको ये लाल हरा काला लिख दे तो तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे UUG, UGU, GUU, ये कोड नहीं होंगे। कोड कौन कौन बनेंगे?
ये अलग बनेगा, इसके आगे वाला बनेगा, इसके आगे वाला बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि पहला ये पढ़ लिया, दूसरा ये पढ़ लिया, तीसरा ये पढ़ लिया। इस दशा को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। लेकिन हमारा कैसा होता है? नॉन ओवरलैपिंग, कंटिन्यूअस, विदाउट कॉमा एंड फुल स्टॉप। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या है बेटा? इसमें देखो एक शब्द हमने यूज क्या किया है, नियरली यूनिवर्सल। 100% नहीं यूनिवर्सल होगा, नियरली यूनिवर्सल होगा। अगर हम बैक्टीरिया से ह्यूमन तक में देखें तो ये जो यू 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 है, इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल मतलब सब में एक ही मतलब रहेगा। एक्सेप्शन इसमें दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो कोडॉन होते हैं वो ह्यूमन में अलग होते हैं और स्टॉप कुछ कोडॉन चीजें बुक में नहीं दी हैं, जैसे अनएम्बिगुअस दिया होगा बेटा। अनएम्बिगुअस अभी हम बता रहे हैं। आखिरी देखो, एयूजी क्या होता है? 2 फंक्शन होते हैं एयूजी के, क्या होते हैं? इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन है और दूसरा किस अमीनो एसिड को कोड करता है? मिथाइलिन, बेटा मिथियोनिन। ठीक है, अब मुझे बताओ किसको ये 6 पॉइंट दिमाग में बैठे हैं? सबसे पहली खास बात क्या होती है? को ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता है। दूसरी क्या होती है? टी जनरेट और रिजेंडेंट। अनएम्बिगुअस। तुम इसके लिए याद कर लो टड कड। बेटा ये याद कर लो, टड कड। टी से क्या होगा? ट्रिपलेट। यू से अनएम्बिगुअस। डी से रीजेनरेट। सी से कॉन्टिन्यूअस। यू से यूनिवर्सल और डी से डुअल फंक्शन। During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. हमने क्या कहा? रेप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? एक डीएनए से दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरा क्या बनता है? प्रोटीन का आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए तक बनता है ना बेटा? These processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. और ये जो एक के जैसा दूसरा बनते हैं, ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बेस पेयरिंग में क्या होती है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। हमको पता रहता है कि अगर डीएनए के इस डीएनए स्ट्रैंड के सामने बनना है तो इसी को ए के सामने हमेशा टी लगा देना है, जी के सामने सी लगाना है। ऐसे ही जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो भी पता होता है कि ए के सामने यू लगाना है, जी के सामने सी लगाना है। The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid. हमने यही लाइन बताई थी कि ट्रांसलेशन में क्या होता है? किससे किस में ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन? आरएनए से प्रोटीन में। आरएनए से प्रोटीन में होती है। आरएनए क्या होता है बेटा? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और उससे किस में ट्रांसफर हो गई? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। amino acids में। Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acid. क्या तुमको लगता है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड एक जैसी चीजें हैं? नो मैम। न्यूक्लियोटाइड तो सिंगल बेस है और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एकदम अलग चीज है। तो हम लोग इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे। There existed ample evidences. ample का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इस बात के सबूत थे to support the notion that change in nucleic acids were responsible for change in amino acid. हमने तुमको ये बात भी अभी लिख के बताई थी कि अगर आरएनए के सीक्वेंस में हम आरएनए के सीक्वेंस में ये ए को अगर मान लो सी कर दें तो एयूजी कोड करता है मिथियोनिन के लिए। तो ऐसे क्या होता है? मेथियोनिन मेथियोनिन होते हैं, 2 अमीनो एसिड बगल बगल। अब हमने क्या कर दिया? एयूजी के बगल में क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? अब एयूजी के बगल में कौन है? सीयूजी। तो सीयूजी क्या मेथियोनिन को कोड करता है?
नो मैम। तो अगर एक हमने बेस बदल दिया तो कहानी में मेथियोनिन मेथियोनिन की जगह क्या बन जाएगा? मेथियोनिन और ल्यूसीन। जो CUG होता है वो किसका कोड होता है? ल्यूसीन। तो तुमने क्या देखा, हमने कितने बेस पेयर बदले थे? वन बदला था और अमीनो एसिड बदल गया कि नहीं बदला? Yes, ma'am. बदल गया। इससे ये साबित हुआ कि RNA ही डायरेक्ट करता है कि क्या कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। RNA में जो सीक्वेंस है उसी से पता चलता है कि आगे अमीनो एसिड कौन सा आएगा, क्योंकि हमने एक चेंज करके देखा तो हमारा अमीनो एसिड बदल गया। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज वेरी एक्साइटिंग। अभी तक हमने क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना है। अभी तक क्या कहानी पढ़ते हुए आए इस चैप्टर में कि जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना है। ये हमने कैसे पता किया था? बायोकेमिकल नेचर किसके एक्सपेरिमेंट्स थे? हर्शी चेज, ग्रिफिथ, हर्शे चेज, मैक्लियोड, इन सब के एक्सपेरिमेंट इसीलिए हुए थे। और स्ट्रक्चर ऑफ DNA भी पता किया था वाटसन एंड क्रिक से। तो ये सब बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन आगे ये पता करना कि जेनेटिक कोड क्या होता है ये उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग था, मुश्किल काम था। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसमें क्या था, हमें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए थे जो डिफरेंट उसके हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोकेमिस्ट्री के हों, जेनेटिक्स के हों। फिर क्या किया, जॉर्ज गेमाउ आए, फिजिक्स के थे। इन्होंने ये कहा कि बेसिस तो टोटल 4 ही हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब इससे 20 अमीनो एसिड कैसे बन रहे हैं? तो सबसे पहले इन्होंने कहा मान लो 2 का पेयर होता है तो 4 टू द पावर 2 किया, 16 आया। इन्होंने कहा 16 है, अमीनो एसिड 20 है, ये काम नहीं करेगा। दोबारा इन्होंने कहा 3 का होगा, 4 टू द पावर 3 किया, 64 हुआ। तो जब 64 हुआ तो इन्हें ये समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड कितने बेस पेयर से बना है? 3। Providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task. ये बात पता करना बड़ा ही बोरिंग काम था, एक एक करके पेयरिंग बनाओ और देखो कौन कौन से बनते हैं। मैम, हाँ मैम NCERT से एक फीचर गायब किया है क्या, साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड में? जो आप बता रहे थे अनएम्बिगुअस जो बता रहे थे वो NCERT में लग रहा है इस बार दिया नहीं है क्या? देख रहे बेटा, अगले पेज पे आके देख रहे हैं। मैम एक मिनट को देख रहे हैं। ये दिया तो है सेकंड पॉइंट, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। यस मैम, अपडेटेड NCERT में नहीं है। मेरे NCERT में। चलो तुम ये पॉइंट याद कर लो, पीछे पूछा गया है क्योंकि ये मतलब प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है NCERT है क्या मैम? बेटा हमने तो डाउनलोड किया है जो आपके नेट पे अवेलेबल है। तब तो होना चाहिए हम लोगों में भी। कोई बात नहीं बेटा, एक छोटा सा पॉइंट है, देखो NCERT से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये पॉइंट शॉर्ट में लिख लो। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि एक अमीनो एसिड सिर्फ एक ही, सॉरी नहीं मैम उसकी बात नहीं, अदर पॉइंट भी का गायब किया होगा तो छूट जाएगा पेपर आएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम कह रहे थे कि कैसे ऐसे दिया। चिंता मत करो, हम तुम्हें जो भी इस समय अवेलेबल है NCERT की साइट पे वही वाली डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हरगोबिंद खुराना अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे 2-2 के जोड़े ले लिए, जैसे मान लो, ठीक है। अब ट्रिपलेट कोडॉन क्या बना, होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है बेटा? होमोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें सारे सेम हो, जिसमें सारे सेम हो बेटा, ठीक है। और कोपॉलीमर मतलब अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक। तो अब तुम क्या देख रहे हो, इसमें कितने टाइप के कोड आ गए? CUC एक कोड आया और दूसरा कौन सा आया? UCU। अब तुम्हारी देखो जेनेटिक कोड की एक टेबल दी है तुम्हारी बुक में, इसके अगले पेज पे, इसी पेज पे जेनेटिक कोड की एक टेबल दी है। CUC देखो किसका कोड है, ल्यूसीन का, और UCU किसका कोड है, सीरीन का। तो बेटा ये जो बनेगा अमीनो एसिड का पॉलीमर, इसमें क्या क्या
क्या क्या होगा? ल्यूसीन, सीरीन, ल्यूसीन, सीरीन। और लेकिन इन्होंने बनाने में क्या लिया था? सिर्फ जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या क्या जोड़ा था बार बार? CU CU सीयू 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 अगर जोड़ते जा रहे हैं तो कितने टाइप के कोडॉन बन गए? 2 types. हाँ, 2 टाइप्स के बन गए, ल्यूसीन और सीरीन की। ऐसे ही बेटा इन लोगों ने बहुत मेहनत की, 4 बेसेस में से कोई भी सीक्वेंस लगा लगा के देखा और पता किया। अब इससे इनको क्या पता चल गया? ल्यूसीन कौन है? ल्यूसीन का क्या हुआ कोड? CUC. और सीरीन का UCU। ऐसे ही मान लो इन्होंने दूसरा एक होमोपॉलीमर बना दिया, यू 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 यू। अभी हमने क्या बताया? ट्रिपल यू किसका होता है? फिनाइलएलानीन का। तो इन्हें पता चल गया यू 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 फिनाइलएलानीन का है। फिर इन्होंने कोई कॉम्बिनेशन ले लिया, जैसे CA 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 CAC ACA। CAC किसका होता है? Histone. CAC हिस हिस्टीडीन का है? हिस का है। Histidine. हाँ, हिस्टीडीन का है। ठीक है, CAC हो गया हिस्टीडीन का, और ACA है किसी का? ACA थ्रियोनिन का। मैम याद करना होगा ये सब? नहीं नहीं बेटा, कुछ याद नहीं करना। हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि हरगोबिंद खुराना ने कैसे पता किया और ये कैसा डॉन्टिंग टास्क था। ठीक है, याद क्या करना है? जो 6.1 की टेबल है। नहीं, उतना नहीं याद करना है तुमको। याद क्या क्या करना है वो अभी हम समराइज कर देंगे। कहने का मतलब है कि इन्होंने ऐसे ढूंढा कि ये कोड इसका होगा, ये कोड इसका होगा, और पूरे 64 कोड ढूंढ के रख दिए। 64 में से कौन से स्टॉप कोडॉन थे? 3। क्या कौन कौन से थे? UAG UGA UAA। क्या बताया मैंने? आज आ गया। ठीक है, इसका नाम है एम्बर, ओपल, ओकर, ओपल। ठीक है, ये स्टॉप कोडॉन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें 3 साइंटिस्ट के नाम याद रहेंगे? SMH। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताया बेटा? ट्रिपलेट। ये देखो ट्रिपलेट। दूसरा क्या हो गया? Unambiguous. अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? अगर एक बात स्पष्ट, अगर यू है तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा? फिनाइलएलानीन। ठीक है, एक बात, बस एक ही बात है उसका मतलब। डीजेनरेट का मतलब क्या है? मोर देन वन। कई कोडॉन होंगे किसी एक के लिए। अमीनो एसिड। इसको कैसे याद करोगे? डीजेनरेट एंड रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्चा। मतलब जब एक ही एंजाइम एक ही से काम हो जाना चाहिए तब भी 6 लोग उस काम को करने के लिए रखे हुए हो। ठीक है, खाना एक ही आदमी बनाएगा लेकिन तुमने 6 लोग अपॉइंट कर दिए उस काम के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? हमेशा हर चीज में, चाहे बैक्टीरिया की बात करो, चाहे ह्यूमन की बात करो, चाहे पिग की बात करो, फिनाइलएलानीन का कोड यू 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 ही रहेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? हर जगह सेम नहीं पाया गया। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल वाले पॉइंट को अब नियरली यूनिवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? लगभग यूनिवर्सल। लगभग सभी जीवों में हर कोड का मतलब एक ही होता है। और आखिरी हमने क्या बताया था? ड्यूअल नेचर। डुअल नेचर। डुअल नेचर में क्या होता है? एक AUG कोड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है बेटा। ये इनिशिएटर कोडॉन भी है, हमेशा सबसे पहला यही होगा, प्लस ये मिथियोनिन। अब बेटा इस टेबल में तुम्हें जो चीज याद करनी है वो तुम्हें तीनों स्टॉप कोडॉन पता होने चाहिए, AUG पता होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें ये देखना है बेटा कोडॉन कितने थे टोटल? 61 थे अमीनो एसिड के लिए। और अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20।
20। 20। इसका मतलब 20। कई ऐसे अमीनो एसिड होंगे जहाँ पे फिजूल खर्ची चल रही होगी, मतलब एक अमीनो एसिड को कई कर रहे होंगे। कौन कोड कर रहे हैं? देखो अब सीरीन को देखो, सीरीन को ये 4 कर रहे हैं, प्रोलीन को ये 4 कर रहे हैं, ल्यूसीन को ये 4 कर रहे हैं, ये 6 कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम ऐसा एक ढूंढो जिसको एक को एक ही कर रहा हो। मेथियोनिन AUG। एक मेथियोनिन और दूसरा एग्जाम्पल है बेटा ट्रिप्टोफैन। ये याद कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा है जिसको सिर्फ एक कोडॉन दिया गया है, और दूसरा किसको एक कोडॉन दिया गया है? AUG। मेथियोनिन को। ये थोड़े से अलग चीजें थी, तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है, और तीनों स्टॉप कोडॉन ध्यान रखने हैं। ठीक, ध्यान रखने वाली बात क्या है, गमाओ ने बताया कि कोडॉन कितने बेस मैम ये पेयर सब नहीं लर्न करना है, ये जो ल्यूसीन है कितने नहीं नहीं कोडॉन नहीं नहीं, इतना नहीं याद करना है, इसकी विशेषताएं याद रखनी है। और 3 साइंटिस्ट कौन से थे? SMH। अगर मैम क्वेश्चन में पूछ लिया जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में कि कितने अमीनो ना ना बेटा, अभी हम तुमको प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसमें कोई एक पूछा गया होगा तो बस उतना पढ़ना। ठीक है, तुम अभी 10-20 साल का करोगी तो उसमें 1 या 2 ही पूछे गए होंगे, बस हम उनको बता देंगे तुमको। इसमें ऐसे ही इतने क्वेश्चन है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दीजिए। हाँ बता देंगे बेटा। ये वाला जो तुम्हारा है ना जेनेटिक कोड का वीडियो, इसमें पीछे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 साल के। अब बेटा जल्दी से इसकी 6 विशेषताएं कौन बताएगा? तान्या, तान्या, मोहम्मद शरीक, आकांक्षा, किसी को नहीं याद हुए 6 पॉइंट? कौन सा शब्द मैंने, हाँ बोलो बेटा, तुम ही बोलो, बोलो। हैं? क्या पूछिए? हम कह रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड बताओ। यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, उसके बाद क्या बोला जाता है, अनएम्बिगुअस होता है, और उसके बाद 3 होते हैं जो मतलब स्टार्ट कोडान होते हैं, एक होता है स्टॉप कोडान होता है, यही सब है। और ट्रिपलेट ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है। अभी हमने इसको याद करने के लिए तुम्हें क्या एक वर्ड बताया है? टडकट। टी से ट्रिपलेट। क्यू से Unambiguous। टी से डीजेनरेट। हाँ डीजेनरेट। सी से Continuous। यू से Universal। आखिरी में डी से Dual nature। ठीक बेटा, अब आगे आते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस कितने प्रकार की होती है? एक होती है बेटा पॉइंट म्यूटेशन। नाम क्या है इसका? पॉइंट म्यूटेशन। इसका मतलब क्या है? ये बड़े पैमाने, बड़ी जगह पे असर डालेगी कि छोटी जगह पे? छोटी जगह पे। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? सिर्फ कोई एक बेस में प्रॉब्लम होती है। एक बेस में प्रॉब्लम किस बीमारी में हुई थी अभी पीछे वाले चैप्टर में? सिकल सेल एनीमिया में। इसमें क्या हुआ था बेटा? CAC शायद चेंज हो जाता है CTC में। CTC चेंज होता है बेटा CAC में। CTC से CAC। ठीक, ये किस टाइप की म्यूटेशन हुई? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हुई। अब बेटा एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब उसमें देखो यहाँ पे लिखा है राम हैज रेड कैप। मान लो ये कोडॉन्स हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं लेकिन ये कोडॉन्स हैं। अगर तुमने इसमें से R और S के बीच में एक B लगा दिया, सब लोग कॉपी में लिखो राम हैज रेड कैप। अगली लाइन में S और R के बीच में B डाल दो और फिर सबको ट्रिपलेट फॉर्म में कर लो।
ये बताओ बी डालने की वजह से बी के पीछे कोई चेंज आया है ट्रिपलेट में? ऊपर भी राम हैज है और नीचे भी राम हैज है, ठीक है। तो पीछे उसके कोई चेंज नहीं है, लेकिन आगे क्या था? हैज के बाद पहले क्या था ओरिजिनली? रेड कैप। यहाँ पे क्या हो गया? BREDCA। तो क्या एक के इंसर्ट होने से आगे चेंज हुआ फ्रेम पढ़ने का जो हमारा क्रम था? अब बी और आर के बीच में इन्होंने आई भी डाल दिया, तो पीछे चेंज हुआ है? आगे चेंज है BIREDCAP, ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी कितने इंसर्ट किए इन्होंने? 2। यहाँ पे 1। अब इन्होंने क्या किया? इसको जी डाल दिया। अब बताओ इसके पीछे चेंज है? नो मैम। इसके आगे चेंज है? नो मैम। नहीं मैम। तो फ्रेम पढ़ने का जो हमारा क्रम था, फ्रेम मतलब क्या है? वो जो 3 के गट्ठे थे वो कब चेंज होते हैं? कितने इंसर्ट तक? 3 के बाद कहाँ चेंज हुआ बेटा? 3 के बाद आगे तो सेम है, पीछे भी सेम है, बस वो एक शब्द चेंज होगा, है ना। मेनली कब चेंज होता है? जब कितने इंसर्ट होते हैं? 1 या 2। अब बेटा अगले में इन्होंने क्या किया? राम हैज रेड कैप जो ऊपर लिखा है इसमें से आर हटा दिया। आर हटा दिया तो क्या बना? राम हैज EDCAP, ये दिखा। इसमें इन्होंने क्या किया है? -1, ठीक। अगले स्टेप पे कितना हटा दिया इन्होंने? EDC था, इन्होंने E भी हटा दिया। कितने हट गए टोटल? 2 हट गए। तो क्या बन गया? DCAP। अब बताओ 1 हटने पे पीछे का चेंज हुआ था? यस मैम। पीछे का ये चेंज हुआ है कुछ? आराम है? नो मैम। लेकिन 1 हटने पे आगे का चेंज हो गया क्रम? यस मैम। अब रेड कैप दिख रहा है यहाँ पे? कहीं नहीं दिख रहा ना। जब 2 हटे तब देखो पीछे चेंज हुआ? नो मैम। आगे चेंज हुआ? यस मैम। अब जब हमने RED, R भी हटा दिया, E भी हटा दिया और अब ये D भी हटा दिया, तो क्या बना? CAP। तो ये फ्रेम ओरिजिनली था कि नहीं था? नहीं था। कैप तो था यहाँ पे। रेड नहीं था। रेड हट गया, लेकिन आगे का कुछ चेंज हुआ? नहीं। तो कितनों के हटने तक चेंज होता है? 1 या 2 हटने तक। हाँ, ऐसे ही 1 या 2 आने पे भी चेंज होता है फ्रेम में, और 1 या 2 जाने पे भी चेंज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लाइन फ्रेम का मतलब समझ गए? जो 3 की तिकड़ी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं ये एक फ्रेम है। इतने पढ़ना है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ, बेटा ये लाइन बहुत ध्यान देना। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion। इन्होंने कहा कितने बेसेस जुड़े या कितने बेसेस हटे? 1 या 2। यहाँ पे कितना बेस आया है? 1 आया है, ठीक। और यहाँ पे कितना बेस आया है? 2 आया है। तो ये कह रहे हैं जिस जगह पे इंसर्शन करोगे उसके आगे का चेंज हो जाएगा। हमने देखा कि नहीं चेंज हुआ? 1 जब B आया तब भी आगे का पढ़ना चेंज हो गया, जब 2 आए B आई तब भी चेंज हो गया, लेकिन जब 3 BIG पूरा आ गया तो आगे का चेंज हुआ? नो। रेड कैप ऊपर भी था और रेड कैप यहाँ भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? चेंज कब होगा रीडिंग फ्रेम? जब 1 या 2 निकल जाए या 1 या 2 आ जाए। और चेंज कहाँ होगा? उसके आगे होगा, उसके पीछे नहीं होगा। ठीक है, यही बात इन्होंने कही है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ, चाहे इंसर्ट करो चाहे निकाल लो, कितने बेसिस? 1 या 2, तो क्या होगा? रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। कहाँ से? किस जगह से बदलेगा? आगे। जहाँ पे आपने डाला है या वो किया है उसके आगे से,
ठीक है, इस टाइप की म्यूटेशन को क्या कहा गया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर इंसर्ट किया है तो इंसर्शन और डिलीट किया है तो डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इसके आगे बेटा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए वैसे ही तुम लोग ओवरडोज हो गए हो। कल सारी इसकी विशेषताएं याद करके आना बेटा। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ी है क्या? यूपी बोर्ड से है कुछ लोग? हाँ, तो पहली बार। हाँ बेटा, क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो वो सब चीजें हमको नई नई लगती हैं। तो अब हमने एक बार बोला, अब आप एक बार पढ़िए। समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, समझने की, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझने की कोशिश करो, कुछ फायदा हो जाए शायद। ठीक है, जेनेटिक कोड और ये पढ़ के आना। कल फिर से शुरुआत में रिवाइज करेंगे, इसको ऐसा पढ़ लेंगे बार बार, इसको तुम लोग को दिमाग ना लगाना पड़े, यहीं पे याद कर लेना। ठीक पढ़ बेटा, लेकिन पढ़ के आना इसको, बना पढ़े आगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, यस मैम। कल हम इसके क्वेश्चन सारे कराएंगे। बाय बाय। वीडियो में देख लेना, पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, चलो बाय बाय बेटा, कल करके आना अच्छे से। बाय 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 मैम, थैंक यू मैम। अरे थैंक यू बेटा, तुम लोग पढ़ के आओ बस।